अब मैं आता हूँ, कल जो हम चीज़ टारगेट किए थे, कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और आज हमने पढ़ा है फ्रिक्शन का इतना बेसिक। इतने पे 2016 पे पीएससी ने आपको 2 क्वेश्चन दिया था। कल का जो मेरा सेशन हुआ वो आपके लिए, प्रीवियस जो आप देखे हैं वो, और आज का जितना हमने ये फ्रिक्शन का डिस्कशन किया है, इतने पे पीएससी ने 2 क्वेश्चन हमें दिए थे। चलिए पहले उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और फिर आप अपने आप का आकलन करिएगा कि आप उस चीज़ को कि क्या लेवल था उसका, या किस तरह से पीएससी ने हमें दिया था। चलिए इसको हटा के फिर मैं अब क्वेश्चन लेता हूँ सीट पे, फिर बाद में वो मिलेगा आपको ना, ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट, हियर वी राइट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज क्वेश्चन प्रिंसिपल ग्रेड 2 2016 का जो पेपर था, उसमें ये फिजिक्स के सेक्शन का क्वेश्चन था। किस सेक्शन में करेक्टराइज करेंगे, ये क्या है जी, लॉ ऑफ मोशन वाले सेक्शन का है, लॉ ऑफ मोशन के सेक्शन का है। अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि जो टूल आप इकट्ठा करते चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव के सेशन से, कैसे उसको आपको बेहतर करना है, या कैसे नई चीज़ें को अप्लाई करके आप आंसर को पा सकते हैं, और क्यों पीएससी आपको वहाँ पे उलझा के रख सकता है। जब भी आप ऐसा देखें, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम, 1 ग्राम ना, जहाँ भी आप ग्राम देखें तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए कि बाकी यूनिट किस में दिया है, तो मैं तुरंत इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। अब ये जो फोर्स दिया है, ये नेगेटिव अ कांस्टेंट के अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये अपने आप में एक रेडियल फोर्स है। रेडियल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं इसको हम लोग फिजिक्स में, ठीक। मतलब कॉमन तरीके से जितना आप सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना, दिस मच ऑफ फोर्स, वेयर के इज अ कांस्टेंट 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से कुछ चीज़ मिलता है, एक बार यूनिट यहाँ लिखा था, एक बार यूनिट यहाँ लिखा था, ये लिखा है भाई न्यूटन और मीटर स्क्वायर, और न्यूटन और मीटर स्क्वायर तो एसआई यूनिट है, तो ऑब्वियस है कि मेरे को अब ध्यान आ जाना चाहिए कि मास को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। चलो, व्हेन द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 मीटर की पोजीशन पे है, तब वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। फाइंड द पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो जब इसका स्पीड पता लगाइए, जब पोजीशन पता लगाइए, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता लगाइए, जब इसका स्पीड कितना हो जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जब स्पीड 0 था, जब स्पीड 0 था, तब उसका पोजीशन कहाँ पर था, 1 पर था, 1 मीटर के पोजीशन पे था। अब जब स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड कर देंगे तो पोजीशन कहाँ पे होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ 1 से छोटा है। पहला कॉमन सेंस जो लगाने की बात कर रहा हूँ, सब चीज़ 1 से छोटा है। मतलब पहले जब वेग 0 था, वेलोसिटी 0 था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, x इज इक्वल टू 1 मीटर पे। अगर आप एक्सिस नोटेशन थोड़ा सा समझेंगे कि भाई चलो ये 0 है, ये x एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, तो ये मान लीजिए मेरा ये 1, ये 2 तक का पोर्शन हो गया, यही 1 है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और जब यहाँ पर है तो वेलोसिटी क्या है, 0 है। हमको उसके पोजीशन को बताना है कि वो कहाँ पर होगा जब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, है ना। और वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वही उसका मास कितना है, तो 1 ग्राम का है। और क्या चीज़ दिया है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो दिया हुआ है आपको, F इज इक्वल टू -k अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको मैं पहले एक बार गलत बना रहा हूँ इन द सेंस कि जो कॉमन तरीका हर स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करने वाला है, और जिस चीज़ को पीएससी ने आपको वहाँ पे बहुत लोगों को परेशान किया है, झांसा दिया है, उसको समझिएगा। लॉ ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं, नोट मत करिएगा इसको आप लोग ना, अभी का सेक्शन। लॉ ऑफ मोशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो v इज इक्वल टू पढ़ते हैं u प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या क्या चीज़, इस क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, इस क्वेश्चन में टाइम के बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो इन दोनों इक्वेशन से ये क्वेश्चन तो पता चलेगा नहीं, बनेगा नहीं।
अच्छा एस क्या होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, एस क्या है, दूरी है ना, चली गई दूरी है, या वही उसका विस्थापन है। कई लोग इस तरह से सोच के इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और ए क्या है, एसेलरेशन है। ए क्या है जी, त्वरण है। त्वरण भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, एसेलरेशन भी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्या क्या दिया था, एम दिया था 1 ग्राम। क्या लिखेंगे जी इसको आप, 1/1000 kg, मतलब 10⁻³ ऑफ kg, ठीक, मास दिया है। और क्या दिया है, फोर्स दिया है, F इज इक्वल टू -k/x²। F चूंकि आप जानते हैं कि चूंकि F क्या होता है, ma होता है न्यूटन सेकंड लॉ से, तो यहाँ अगर रखोगे ma तो -k/x², ठीक। m दिया है, कितना है, 10⁻³ kg। तो a मुझे चाहिए, अगर मुझे a चाहिए तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू -k/mx²। ये हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। मास कितना दिया है जी, k की वैल्यू कितनी है, -10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन m कितना है, मास कितना है जी, 10⁻³ ऑफ kg, ठीक है। और x² तो x² है, अननोन है, ऐसे रख देते हैं। ये तो कैंसल आउट हो गया ना, ठीक, कैंसल आउट हो गया। फाइनली एक्सेलरेशन आया है, यूनिट में डीप में रखूंगा तो वो कैंसल आउट होगा ही। एक्सेलरेशन आया है -1/x² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो यूनिट होता है डायरेक्ट उसको रख देंगे, वो कट पिट के आएगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन पूरा, व्हेन द पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 1 इट्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, ठीक। देन अगर ऑब्जेक्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक जगह पर है, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर रखा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको मान लोगे अगर, तो ये 0 हो गया। तो इस वाले इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई बोल रहे हैं मान लो, और प्लस 2as, s क्या है, चली गई दूरी है। तो मान लो हमको पोजीशन निकालना है, तो v²/2a इज इक्वल टू s। a का मान अभी आपने निकाला है, a की वैल्यू कितनी है। और एक चीज जान लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर, क्या दिया है जी, x इज इक्वल टू 1 मीटर, तो x इज इक्वल टू 1 मीटर रखोगे तो a इज इक्वल टू -1/1, मतलब क्या मिलेगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपके सुनिश्चितता को, आंसर को ये मजबूती प्रदान कर रहा है। मतलब जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, तो पहले ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे था, और ऑप्शन कैसे दिया है कि 1 से सब छोटा है, मतलब ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट की दूरी में कमी आ रही है, मतलब एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, मंदन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, मंदन हो रहा है। तो ये -1 आ गया, तो भी आप बोलेंगे हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ, सही चल रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके। तो आपको पोजीशन पता लगानी है जब ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर, कितने स्पीड से चले। जब ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले, तो यहाँ भी आपको अच्छा लगेगा, हाँ दिया तो है, स्पीड भी है और एक्सेलरेशन तो मैं निकाल लिया हूँ। s बस निकालना है आपको, तो s इज इक्वल टू, अगर आपने पुट किया v के जगह पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a के जगह आपने क्या मिला है, 1 या -1, मात्रा में लेंगे, अगर आप मात्रा में लेंगे तो क्या आएगा जी, ये a था ना, 2a, v के जगह ये दिया है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो s इज इक्वल टू -1/2, डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फाइनली उसको क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे आप। और 1/2 क्या होता है, 0.5 मीटर, डिस्टेंस चली गई दूरी बराबर 0.5 मीटर। ऑप्शन में देखिए, इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट, इतना मेहनत करते हैं, और ऑप्शन में 0.5 तो है नहीं, फिर भी इसके साथ वो चले जाते हैं कि ये चलिए कुछ होगा, टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेट के फॉर्म में दिया है करके 0.57 मीटर इसका आंसर है। थोड़ा सा और गौर से देख लीजिए ना, जो मैं किया हूँ आपको क्या लग रहा है, हमने ठीक किया है कि नहीं किया है। हम अभी लर्निंग के पीरियड में है भाई, मैं एकदम जब यहाँ पे क्लास में अगर कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं उसके बिहाइंड में कोई ना कोई कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन में जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको टिप्स
जो भी सॉल्यूशन ट्रिक्स हैं वो सब बताऊंगा। अभी थोड़ा देखिए फिर से हम लोग क्या दिया था क्वेश्चन को समझिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m 1 ग्राम का है जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर के इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्स इज इक्वल टू 1। जब पार्टिकल की पोजीशन एक्स इज इक्वल टू 1 पर है तो उसका वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है। ठीक है, तो अब उस पार्टिकल की पोजीशन पता लगाइए जब उसका स्पीड कितना हो जाता है, 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो जाता है। अब इसमें टाइम तो दिया नहीं था कि कितने टाइम में वो कहाँ पर है, ये बेसिक लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ना, तो टाइम नहीं दिया था तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं भाई मेरे पास। तो ये टाइम वाला कंसेप्ट है तो 2 इक्वेशन को मैंने काट दिया, इससे काम नहीं चलेगा मेरा करके। और तीसरे वाले में मैं देखा कि v क्या है, अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है और प्लस 2as a एक्सेलरेशन है, s क्या चली गई दूरी है। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर प्रारंभिक बिंदु पर था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है करके इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 लिया है। और अंतिम वेलोसिटी और यहाँ से a का मान तो दिया था ना कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू -k/x² है, तो फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू ma होता है, तो ma किए और a का मान निकालना चाहोगे तो -k m/x², k का मान भी 10⁻³ m का मान भी 10⁻³, दिस इज कैंसल आउट। x की वैल्यू इनिशियल पोजीशन पे क्या है भाई 1.0 m, तो 1.0 मतलब 1 मीटर, तो 1 रख दिए तो फाइनली आपको मिल गया एक्सेलरेशन, ऐसा पुट किए तो मिल गया -1 जैसे ही आया तो आप और खुश हो गए, हाँ ठीक जा रहे हैं क्योंकि इधर पे जो नंबर्स हैं वो 1 से कम है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस है बढ़ नहीं रहा है दूरी। तो उसके बाद फिर आपने ले जाके इसको यहाँ पर अपने इस वाले टूल में अगर रख दिया कि v² बराबर चली गई दूरी s होता है, तो v क्या है जिस स्पीड पे बोल रहा है भाई, तो वेलोसिटी क्या है 1 मीटर वेलोसिटी पे कितना होता है 1 मीटर पर सेकेंड पर, तो v/2a, a अपने निकाला है -1। ठीक, तो परिणाम के तौर पे लेंगे तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो 1² 2 × 1, तो फाइनली यू हैव गॉट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। और आंसर में कई सारे स्टूडेंट को लगेगा इतना मेहनत किए इतना बनाए, ये होगा ये पॉइंट 0.5 के साथ जाते हैं, दैट्स अवर आंसर। ठीक है, जैसा थिंक चलता है दिमाग, जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे अपन थिंक करके चलते हैं। रॉन्ग आंसर है, सबका गलत होगा ये, है ना, एक्चुअल आंसर ये है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं 0.67 मीटर का कंसेप्ट कैसे सॉल्व हो रहा है और कैसे एडवांस की चीज़ें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करके चलनी है। लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या चीज़ मिस किया है उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। बोल दिया है कि जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 मीटर पर है, बोल दिया है कि जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 1 मीटर पर है तो उसका वेलोसिटी क्या है जी, 0 है। उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो x इज इक्वल टू, आपने यहाँ एक्सेलरेशन निकाला है, हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाला है x की जगह पर 1 पुट करके, हमने x की जगह पर 1 पुट करके एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश की है। तो भाई x इज इक्वल टू जब 1 पर है वो, तो वहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी ही नहीं है, वेग ही नहीं है कुछ भी ऑब्जेक्ट में कोई भी वेग नहीं है। तो जब वेग ही नहीं रहेगा तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण कहाँ से बनेगा, एक्सेलरेशन डजंट डेवलप्ड। समझ रहे हैं मेरी बात कि वेग में परिवर्तन ही नहीं होना है, वो तो 0 पे है, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे, जहाँ पे निकाल के हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं बनेगी। तो वो जो निकाल के लेके आ रहे हैं दिस इज अ रॉन्ग, ये एक्सेलरेशन की एक्चुअल वैल्यू नहीं है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। और इस क्वेश्चन को मोल्ड किया है पीएससी ने, क्या किया है, इस क्वेश्चन को मोल्ड किया है। एक्चुअल में जो इतना हवा चल रहा है ना जेई का है नीट का है, उसके कंसेप्ट से जेई या नीट में ये किस तरह से आया रहा होगा, किस तरह से आया था मेरे को नहीं पता कौन से साल में रहा होगा, कि उस समय उन्होंने टाइम दिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम दिया रहता है, उसमें उन्होंने टाइम को दिया था। तो टाइम दिया था तो वो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके बन जाता है। जब टाइम दिया रहता है तो आप एक्सेलरेशन आसानी से निकाल लोगे और वो जो बोलेगा वो बन जाएगा। और वहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं सब का आंसर 0.5 आता है और वो करेक्ट आंसर है उस कंडीशन में जब टाइम दिया है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, उन्होंने क्या किया, जो भी बनाने वाला था उसने इसको क्या किया है, मोल्ड किया है। ठीक, अब ये कैसे सॉल्व होगा उसको आप समझिए। थोड़ा सा बेसिक एडवांस चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे जान के रखना पड़ेगा फिजिक्स का, जो आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स के सेक्शन में डिफरेंशिएशन है ना,
और वेलोसिटी को अगर मैं बोलूँ तो डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर के फॉर्म में dv/dt लिखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन अवकलन ऑपरेटर के फॉर्म में dv/dt लिखा जाता है। और एक बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूं कि x⁴n dx अगर है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है तो x⁴n+1/n+1 प्लस एक कांस्टेंट c होता है। ठीक, इंटीग्रेशन का बेसिक ये डेफिनेशन है। और d/dx या dx/dt या dv/dt, आई मीन अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो dx बटा जो dt होता है उसे आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हो, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हो। और बिकॉज भाई ये आप चाहे डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं या चाहे आप बी पास आउट स्टूडेंट हैं, मुझे ये चीज़ नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ ना आपको ना आता हो। अभी के केस में ये दोनों चीज़ आपको आता ही होगा 100%। इंटीग्रेशन का आपके मैथमेटिक्स में नहीं है सिलेबस, लेकिन उससे कई गुना आप ज़्यादा जानते हैं अभी के डेट में इंटीग्रेशन, चाहे आप डिप्लोमा से पास आउट हैं या फिर बी से पास आउट हैं। इन टूल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को वहाँ पे बनाना था। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। ये गलत मैंने बनाया है ना, जो लॉ ऑफ मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कोई अप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है। चलिए अब इसको फिर से अपन डिस्कस करते हैं, इसको रिमूव करते हैं अपन ना। ठीक, ओके स्टूडेंट, नाउ अब मैं इसके एक्चुअल कैलकुलेशन की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए पहले कैलकुलेशन अपन करते हैं, फिर आगे की इसमें बात करेंगे। अब जो चीज़ दिया है उसको ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि अगर फोर्स इस तरह से 1/n के फॉर्म में दिया है तो वो एक सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम होता है। और सेंट्रल फोर्स का प्रॉब्लम जो है सीधा सीधा इस नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं बनता है। मतलब इस क्वेश्चन को जिसने भी सेट किया है वो एक परफेक्ट फिजिसिस्ट है और वो सेंट्रल फोर्स के प्रॉब्लम को लॉ ऑफ मोशन के साथ लिंक करके आपको दिया था उसने। तो यहाँ मुझे दिया है कि फोर्स F = -k/x²। अब मैं जानता हूँ कि फोर्स जो होता है ma होता है और ma = -k/x²। अगेन मैं जानता हूँ कि जो a होता है एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर के अकॉर्डिंग आप उसे लिखेंगे dv/dt, ठीक, = -k/x²। ठीक, चलिए तो वेलोसिटी dv/dt = मुझे मिल रही है -k/m/x²। इस dv/dt को क्योंकि टाइम दिया नहीं है, टाइम मेरे क्वेश्चन में मुझे दिया नहीं है तो यहाँ से काम नहीं चलेगा मेरा। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर को सेट करूँ dv/dx dx/dt करके बैलेंस करूँ, इतना डिफरेंशिएशन आपको आता है ना। और एक फिजिक्स के पेपर इसको बनाने वाले के लिए वो इतना डिफरेंशिएशन वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इसको कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है इतना डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। तो हमने dx से बैलेंस किया है ऑपरेटर को। ये क्या है जी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब ये वेलोसिटी है अपने आप में। v को लिखोगे dx/dt = वेलोसिटी, तो फाइनली आपको मिला v ये वाला, और ये क्या है जी dv/dx = -k/m/x²। अब अगर मैं इन ऑपरेटर को डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से शिफ्ट करूं तो आपको मिलने वाला है, यहाँ से देखिएगा v dv = dx इधर जाएगा तो -k/m/x² एंड dx। शिफ्ट हुआ ऑपरेटर, अब ये इंटीग्रेशन हो गया एक, दिस इज अ इंटीग्रेशन काइंड ऑफ थिंग। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये v⁴ है ना, ये कंसेप्ट से क्या होगा, इस साइड आपको मिलने वाला है v²/2, इंटीग्रेशन करोगे तो उस तरफ क्या मिलेगा -k/m बाहर है। और इंटीग्रेशन में 1/x² को क्या लिखोगे आप x⁻² और dx। तो x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई x⁻² + 1/-2 + 1 मतलब x⁻−1/-1। तो /-1 कर रहे हो तो ये हो गया प्लस, और x है तो k एक कांस्टेंट c भी रहेगा ना, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कांस्टेंट c आ जाता है। ठीक, तो प्लस हो गया क्योंकि ये -1/-2 + 1 और ये माइनस था ही, तो k/m × 1/x। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे ना भाई। अगर जो डिप्लोमा वाले हैं वो इसको बहुत हैवी ना समझें, ऐसे करना पड़ेगा इसको, है ना। तो ये -1 यहाँ आ गया, फिर ये प्लस हो गया c, ये हो गया v²/2। ये इंटीग्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया इक्वेशन 1।
अब देखिए कुछ कंडीशन क्या दिया है, व्हेन x इनिशियल पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट है x इज इक्वल टू 1 मीटर पे, तो उसका वेलोसिटी v कितना है, 0 है। x की जगह पे अब 1 रखोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k अपॉन m इंटू 1 अपॉन x मतलब 1 प्लस c। तो c की वैल्यू निकालना चाहोगे, कांस्टेंट c की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो c इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m, c की वैल्यू माइनस k अपॉन m। अच्छा k क्या है जी, 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और m क्या है जी, m है आपका 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम। चेंज किए थे हम लोग, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3। दीज आर कैंसल आउट, फाइनली यू हैव c इज इक्वल टू -1। ठीक, इस c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन m अपॉन x, k अपॉन mx, और प्लस c की जगह क्या रखोगे आप, -1, यहाँ से ना k बटे mx और -1। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। x की वैल्यू निकालनी है जब पोजीशन कितने पे हो, स्पीड कितना हो, 1 हो। v दिया है, v कितना है, 1 है, 1 का वर्ग बटे 2। k और m का कंसेप्ट जानते हैं, k का मान भी 10 टू द पावर माइनस 3 है और m का मान भी 10 टू द पावर माइनस 3 है, ऊपर नीचे कैंसल आउट होने वाला है, उस पर अपन ध्यान नहीं देते, और बचेगा क्या, नीचे पे 1 अपॉन x ही बचेगा। इधर क्या है जी, -1 है, ठीक है ना। ये k और m कहाँ गया उसका क्लियर है ना, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसल आउट, -1 को उधर ले जाइए, तो फाइनली यू हैव 1/2 प्लस 1, ये 1/2, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 अपॉन x, ये क्या है जी, 3/2 है, ये क्या है, 3/2 है, तो 3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। रिवर्स कर दोगे इक्वेशन को, यहां से देखिएगा तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/3, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2/3, और 2/3 को फ्रैक्शनलाइज्ड करेंगे तो 3 6 18, ठीक, फिर 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 एंड 0.7, 0.67 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दैट। सो अब अगर आपको लगता है कि फिजिसिस्ट जो होते हैं वो, अब जितने भी जेई की किताब या प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन है जेई में है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है जेई का, ये क्वेश्चन है जेई का। जहाँ जहाँ आप जेई के कंसेप्ट में देखेंगे, इसमें टाइम टी का रिस्पेक्ट दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में है, इसको चेंज किया है, -x² दिया है, एक बार के क्वेश्चन में आपको -kx² दिया है और टाइम दिया है, और हर बार आंसर क्या आता है, 0.5 सही आंसर है वहाँ के लिए, हर जगह वहाँ आंसर क्या आ रहा है, 0.5। और उस कंसेप्ट से अगर आपने सॉल्व किया, मैक्सिमम बच्चे मेहनत करके भी इसको टिक करने वाले हैं वहाँ पे 0.57 को, बट नाउ जो बनाने वाला है उसको पता है कि कहाँ पे परेशान करना है। इतना चीज़ देख के अगर आपको टफ लग रहा है, नहीं ये फिजिक्स ही है, वर्ड में बात जो करते हैं उसी को डिकोड किए हैं, और उसके बाद आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिला है 2/3 0.67 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से चलेंगे तुरंत सॉल्व होता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, इस सेशन को फिर मैं एंड करूँगा आपके फ्रिक्शन के कंक्लूजन के लिए, ठीक, ओके, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये पीएससी ने आपके उसी पेपर में फिर से था, ये फ्रिक्शन के कंसेप्ट से बनता है, ठीक। चलिए देखते हैं इसको, अब उसके बाद इसको कहीं से भी आप कंपेयर कर लीजिएगा कि कहाँ का क्वेश्चन था, ये कहाँ से उठ के आया था। चलिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। अ बॉय ऑफ मास m इज स्लाइडिंग डाउन अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, उसमें एक लड़का स्लाइड कर रहा है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है ना, उसका मास m है, उस लड़के का मास m है, ठीक, और वो इस पोल को पकड़कर ऐसे इसमें स्लाइड कर रहा है, ठीक, मास m का नीचे की ओर ना, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है वर्टिकल पोल बाय प्रेसिंग इट विथ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। खंभे को पकड़ के रखेगा ना भाई, दबा के रखेगा, प्रेस करेगा उसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से, इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा खंभे पर, उसका फोर्स का वैल्यू कितना है, F है, F यहाँ पे वो जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो कितना है, स्मॉल f है। इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगी, खंभे और उस लड़के के बीच जो घसावट लगेगी, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है। बिटवीन हिज पाल्म्स एंड द पोल, उसके बाह में, हाथों के बीच और पोल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोएफिशिएंट कितना है, का कोएफिशिएंट म्यू है। ओके,
देन द एक्सेलरेशन विथ विच ही स्लाइड डाउन विल बी। तो गुरुत्वाकर्षण का मान बताइए, एक्सेलरेशन, लड़के का एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे की ओर गिर रहा है, जिस एक्सेलरेशन से वो स्लाइड करके नीचे की ओर गिर रहा है उसका वैल्यू बताइए, एक्सेलरेशन क्या होगा। पहला ऑप्शन दे दिया है जी, एकदम शॉर्टकट। हर व्यक्ति सोचता है कि कोई भी नीचे पृथ्वी की ओर गिरता है मतलब जी से गिरेगा, इसको लगा के आएगा, ठीक है वो तो खत्म है फिर, है ना, उसका सिलेक्शन ही नहीं है। ठीक, राइट आंसर इसका ये है। देखिए चलिए कैसे आता है देखते हैं। लिफ्ट का कंसेप्ट आप पढ़े हैं, लिफ्ट के कंसेप्ट पढ़ते समय ध्यान से समझिए कि ये जो बॉय है ये किधर मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो इस बॉय का जो भार है, इस लड़के का जो भार है, वजन, वो किधर काम करता है, चूंकि ग्रेविटी नीचे काम करती है तो mg नीचे की ओर काम कर रही है। ठीक, और ये बॉय नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका रिएक्शन फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा ना। ठीक, दूसरा, फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है जी, अभी पढ़े हैं ना, फ्रिक्शन क्या करता है, गति का विरोध करता है। अगर लड़का पोल से स्लाइड नहीं हो रहा है, सीधा वहां से जंप कर रहा है, तो पूरा वो फ्री ग्रेविटी के अगेंस्ट गिरेगा, तो ग्रेविटी, ये आंसर है भाई वैसे में, लेकिन वो उसके साथ घिसटते हुए नीचे जा रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, नीचे जो आते हैं उसको फोर्स, टोटल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, हियर वी कैलकुलेट टोटल फोर्स F इज इक्वल टू, एक तो बल लग रहा है नीचे लड़के का भार mg, और हम लोग जानते हैं कि जो म्यू होता है वो अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स, मतलब स्मॉल f यहां पे दिया है, बट ए नॉर्मल रिएक्शन आर के, इस कॉन्सेप्ट से उसको, इस कॉन्सेप्ट से समझिए। मैंने बोला कि लकड़ी का, कांच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जितना होगा, कितना भी होगा, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स, वो फोर्स कितने अमाउंट में लग रहा है, ये जो स्लाइड हो रहा है पोल वो और उस लड़के के पाल्म के बीच, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे निर्भर करेगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे निर्भर करेगा। तो इस लगने वाले फोर्स को यदि आप फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका अमाउंट पता चल जाएगा आपको। वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इस तरफ ऐसे, ठीक, उससे वो बैलेंस करेगा। तो जिस फोर्स से वो पकड़ा है, घसीट रहा है अपने आप को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट या पदार्थ के फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स ये हो गया। अब भाई ये जो फोर्स है ये क्या करता है, उसके गति में विरोध करता है, उसको रोकता है, वो जितने स्पीड से अंडर ग्रेविटी गिरना चाहिए उतना नहीं, बल्कि उसमें रुकावट पैदा करता है। तो ऑब्वियसली इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है नेचर इसका। ये जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है विथ कोएफिशिएंट म्यू के साथ, उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली टोटल फोर्स में वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक, कोई चीज नहीं, एकदम कॉमन सेंस है। इसमें से अगर मैं m को कॉमन निकालूं जी, m, तो यहां मिलेगा g और माइनस यहां पे मिलेगा माइनस f बटे m। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। तो m यहाँ है, m यहाँ है, और ये क्या होता है, त्वरण होता है। तो भाई वो लड़का जिस त्वरण से नीचे की ओर गिर रहा है वो पूछा था, ऑप्शन बी, ठीक है। वो लड़का जिस त्वरण से नीचे की ओर आ रहा था वो पूछा था, डायरेक्ट कंपैरिजन से आपको g माइनस म्यू एफ अपॉन एफ एम मिलता है, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बताइए कि आपने जो कंसेप्ट अभी सीख रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जनरल फिजिक्स जैसे घटता है, उससे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ये एबिलिटी आपको वहाँ एग्जाम हॉल में अपने लिए डेवलप करना है, ठीक है। बाकी आप जिस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन पीएससी ने जो पूछे थे वो कराए हैं मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन कराना मेरा पर्पस नहीं था, आप भी समझ रहे हैं। पीछे का जो फैक्ट यहाँ पे छुपा है, जो जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तब हमको ये किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। बहुत ईजी चीज़ है ये, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे फिजिक्स के लिए तो कैसे सॉल्व होगा। देखिए कोई भी, मैं बोला नहीं, ऐसे आंसर भी देते हैं, हमेशा पहला आंसर जोरदार रहता है, अरे कोई भी नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी से ही तो गिरेगा, इसको लगा के आ गए, ठीक। फिर इसी में एक दो राउंड वो लोग खेल दिए जी, एक आंसर है। अब देखो म्यू एफ अपॉन एम, एक बार प्लस कर दिया तो एक ऑप्शन बन गया, एक बार एफ को इधर एम को इधर कर दिया तो एफ को इधर कर दिया, एम को इधर कर दिया, एक बार इसको माइनस लिख दिया, इसको एक बार प्लस लिख दिया।
क्या जनरेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपको कंसेप्ट आता है तो कैसा भी देना सॉल्व कर सकते हैं आप। वेरी इजी क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन। फ्रिक्शन और लिफ्ट के कंसेप्ट को भी याद रखिए, रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है। चलिए यहाँ तो डायरेक्ट फ्रिक्शन का कंसेप्ट लग गया है कि भाई इसके बीच फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। इस फोर्स का नेचर क्या है, उसके गिरने में रुकावट पैदा करता है, ऑब्वियस है टोटल फोर्स में वो नेगेटिव में रहेगा। उसका एक्चुअल फोर्स कितना काम करता है नीचे की ओर, उसका भार जितना है उतना ही ग्रेविटी उसको नीचे गिराता, उसमें नेगेटिव कर दिए। एम कॉमन निकालिए, न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स ये होता है, कंपेयर आपने किया, मिल गया एक्सेलरेशन आपको, आपके ऑप्शन में रखा हुआ है वो। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर इतना आपके आज के सेशन के लिए। आगे फिर से हम कुछ नए टॉपिक्स आपके बारे सिलेबस का लेंगे। आगे में भी आपके सिलेबस में सर्कुलर मोशन वगैरह है, सैटेलाइट मोशन है, बंकिंग ऑफ रोड वगैरह है। अब उससे क्वेश्चन पिछले बार जहाँ से क्वेश्चन दो जगह से आए थे वो हमने यहाँ से सीख लिए, अभी और भरमार है टॉपिक्स की।